Hello everyone, how are you all? I hope you will fine. You all are okay? जो हमारे क्लास में आ चुके हैं वो अपना थम्स अप शो कर देंगे। शाहीन जी, रूपाली जी, प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और ये रोज़ क्लास में आना, आप लोगों से जुड़ना, क्लासेस आपकी लेना, ये आदत बन गई है। और जिस दिन भी क्लासेस नहीं हो पाती हैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बड़ा खालीपन कल लग रहा था। मैं कल क्लासेस नहीं ले पा रही थी और मुश्किल हो जाती है कभी कभी, वाईफाई वर्क नहीं करता है बिल्कुल, एंड क्लास के वक्त धोखा दे जाता है वाईफाई। तो बस आप लोगों से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और बच्चों के आने का। और कल मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जुड़े थे मेरे साथ और फिर मैंने रिप्लाई भी आप लोगों को इसलिए डाला तुरंत कि क्लास नहीं हो पा रही है। मैंने काफ़ी ट्राई किया बट बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा था लैपटॉप। तो फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां जो है आपकी बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए हमारी जो पूरी सीटेट की टीम है वो हमेशा तैयार है आपके साथ, और आपकी जिस भी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं हम कर रहे हैं। वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ की क्लास लेती हैं 9 AM पर, मॉर्निंग से स्टार्ट होती है हमारी क्लास। सभी क्लास 1 घंटे की होती है। चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पर। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पर। CDB की क्लास लेती हैं रितु मैम 3 PM पर। आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पर। और मैं सोनाली आपकी EVS की टीचर हूँ और हमारी जो क्लास का टाइमिंग है वो है 6 to 7 PM। ठीक है, एक एक घंटे की ऑलमोस्ट क्लास सभी होती हैं। तो माही जी गुड इवनिंग, मीला जी गुड इवनिंग। तो कल की क्लास नहीं हो पाने के लिए आप सभी को सॉरी कह रही हूँ, बट कुछ कर नहीं सकते, वाईफाई इशू हो जाता है तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है। और अभी MCQ हमारा चल रहा है तो मैंने इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था कि जिस दिन भी आपकी क्लासेस किसी भी कारण से, मोस्टली वाईफाई इशू ही होता है, मेरे साथ तो यही होता है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, आराम से मैं आपकी क्लासेस ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम बस आती है तो वाईफाई की ही आती है, इसी कारण से मोस्टली जो मेरी क्लासेस नहीं हो पाती हैं वाईफाई इशू ही होता है। तो जब भी अगर ऐसा कंडीशन होता है कि हमारी क्लास नहीं हो पा रही है तो आप लोग जो पिछली वीडियोस होते हैं जो आपकी कभी मिस हो गई है, टॉपिक वाइज आपने भी कुछ अपना नोट्स बना के रखा होगा, तो वो पिछली वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करिए। और उस टाइम पे अगर आपने समय निकाला है कि आज हमें EVS की क्लास करनी है तो उस समय पे उन क्लासेस को आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। जो आपकी कोई छूट गई है तो उसको देख लीजिए, देख चुके हैं तो उसको रिवीजन करिए। मतलब टाइम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़राब मत होने दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी सीटेट की क्लास है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी चार्ज इसमें नहीं लग रहा है। बिल्कुल आपको आना है और क्लास अटेंड करनी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिनको भी अभी तक पता नहीं है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में अगर कोई मेंबर्स हैं, आपके आसपास में फैमिली मेंबर्स कोई ऐसा है जो सीटेट की क्लास करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, तो आप अभी भी उसे बता सकते हैं। देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि तैयारी करेंगे तो हम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा MCQ चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अटेंड करना ही चाहिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ज़रूर बोलिए अटेंड करने। नितेश जी वेरी गुड इवनिंग। तो अब 5 मिनट्स हो गए हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं और डिले नहीं करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो देख लीजिए। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आप सस्टेन भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो जो विकास का काम है वो हो रहा है। तो वो किस तरह से हो सकता है, उसका अर्थ क्या हुआ, ये आपको बताना है। हाँ, अब कल से मैं टाइमर लगाऊंगी। एक्चुअली वो मेरा जो टाइमर वाला था ना, वो पीपीटी ही मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने सर्च किया तो मेरे इसमें मिल नहीं रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि टाइमर लगा के ही करूँगी, ठीक है। लेखनी जी गुड इवनिंग, परफेक्ट जी गुड इवनिंग। और यस, तो इसमें जो है भविष्य की ज़रूरतों से हमें समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। मनुष्य की अपनी खुद की प्रगति होती है। यहाँ मनुष्य की प्रगति इन द सेंस कि वो अपना जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड अपनी जो प्रगति है उसको कंटिन्यू करता रहेगा, उसको वो छोड़ेगा नहीं, है ना। पढ़ाई जैसे हमेशा हमारी सतत विकास की एक प्रक्रिया है। मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच में एक संतुलन प्रदान करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें उपरोक्त सभी में आपका आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप सभी ने। और आज एक काम आप लोग और करिएगा कि अपने अपने मार्क्स सब नोट करते जाइएगा और फिर देखिएगा कि 20 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग अपना जो मार्क्स रहेगा वो भी मुझे शो करेंगे। जैसे माही जी, शाहीन जी, ये लोग मुझे शो करते हैं अपना मार्क्स कि मुझे 20 में मैडम आज इतने मिले। तो ये आप लोग सभी करिए, तो एक आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना सब एक बनाइए और मुझे लास्ट में शो करिए। इससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि कहाँ हम कम रहते हैं, कहाँ हमारी कमी रहती है, उसको हम दूर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। द्विदिश, यूनिडायरेक्शनल, बहुआयामी, सभी दौर। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। और द्विदिश मतलब बाई डायरेक्शन, दो दिशाओं में होता है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब बहुत सारे दिशाओं में होता है। और ऑल अराउंड मतलब हर दौर में, हर तरफ हो जाता है। मैंने पिक्चर भी शो कर दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। नंबर 2 डाल के आंसर करेंगे प्लीज। फटाफट आंसर करिए, टाइमर की ज़रूरत तो नहीं होगी अगर आप फटाफट आंसर करते हैं तो। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लंबे नहीं हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे इसके पहले पैडागॉजी चल रही थी, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते थे, तो इतने कम समय में नहीं हो पाता है। बट अब टाइमर की ज़रूरत है, वाकई में है। तो आप लोगों ने कहा है तो मैं कल से टाइमर यूज़ करूँगी। और छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितने समय पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट। तो मिक्स आंसर आ रहे हैं हमारे, कुछ बी हैं कुछ डी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मतलब, है ना। तो इसको क्लियर कर दिया जाए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में। ये मैंने पिक्चर भी इसलिए शो किया है कि देखिए इसमें एक दिशा में ही, किसी भी परितंत्र में अगर ऊर्जा का प्रवाह होगा तो वो एक ही दिशा में होगा, यूनिडायरेक्शनल ही होगा। वो क्यों होगा वो आपको बताते हैं अभी। देखिए सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से ही क्या हो रहा है, शुरुआत होती है किसी खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला की जब शुरुआत होती है पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधे, घास, पत्तियां ये जो रहती हैं, इनको क्या करते हैं, चूहे खाते हैं। तो ये चूहे की तरफ बढ़ रही है, ये इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है, ठीक है। इसका डायरेक्शन अभी ऊपर की ओर है, ठीक है। ये आपने देखा कि ये चूहे की तरफ बढ़ रही है। अब जो है इस चूहे को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, तो ये सांप की ओर बढ़ गई, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है। और फिर इस सांप को जो है एक जो चिड़िया है बाज, इसने खा लिया,
ठीक है, तो ये जो हुआ ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर भी जा रहा है कभी नीचे भी जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये एक ही दिशा में जो है बढ़ रहा है। यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा में बढ़ना, इसीलिए मैंने पिक्चर शो की है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास जाएगा, फिर जो है प्राइमरी जो कंज्यूमर होगा उसके पास जाएगा, फिर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा उसके पास, फिर टेरिटरी जो थर्ड है, इसके आगे और भी हो सकते हैं कि भाई इसको भी कोई खा ले। तो ये वैसे तो लास्ट, ये जैसे चिड़िया लोग में ये लास्ट हो जाता है, तो ऐसे कई कई जगह बीच में और भी जानवर आ जाते हैं तो वो उनको खाते हैं। जैसे मोर भी आ जाता है, यहाँ पे कभी मोर भी आपको दिखेगा, ये हॉक दिख रहा है, कभी इसमें वल्चर भी आपको दिखाई देगा, तो ये थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक जो पिरामिड होता है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, दीपक जी, राम प्रवेश जी, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये फूड चेन की बात हो रही है। तो फूड चेन मैंने आप लोगों को एक बार क्लियर भी कर दिया है, दीपक जी ने कहा भी है फूड चेन। देखिए आप लोगों को मैंने फूड चेन पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है पिछली, उनको लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने पिक्चर भी ऐड किया। तो देखिए एक बार और फटाफट बता देती हूँ कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, जो उत्पादक होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों से एक खाद्य श्रृंखला जो है वो शुरू होती है। उसके बाद उसमें जो भी छोटे कीट पतंग होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छोटे जानवर, वो उसको खाते हैं। और उसके बाद सांप आ जाता है, थोड़ा सा उससे बड़ा, और सांप को खाने वाला उससे बड़ा प्राणी कोई भी आ जाता है। तो इस तरह से 3 या 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट में ये चलता है फूड चेन, और एक ही दिशा में चलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो चिड़िया है इसको फिर ये चूहा खाने जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। तो ये इसी तरह से खाद्य श्रृंखला जो एक प्रोसेस है वो इसी तरह ही चलती है। तो यूनि डायरेक्शनल इज अ राइट आंसर। अभी आपको क्लियर है दीपक जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फटाफट से बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। काम निपटाना नहीं है, हमें काम को अच्छे से करना है, समझ के करना है। तो दिक्कत अगर आपको आ रही है तो उसको लिए पूछें, और दीपक जी अगर आपको क्लियर है तो एक बस थम्स अप कर दें कि यस क्लियर हो गया है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हाँ दीपक जी का आ गया, यस ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर पूछें। जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है, किस चीज़ का? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर जीवाश्म किसी प्रकार का ईंधन जलता है तो क्या होता है, कौन सा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजन हवा में हो जाता है, हवा में सल्फर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, या हवा में ऑक्सीजन आ जाता है? फटाफट आंसर करिए। बहुत इजी आंसर है, ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो आंसर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सबके सही आ रहे हैं, अभी तक तो किसी ने गलत दिया नहीं है। वेरी गुड, तो आज का लगता है हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा होने वाला है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर इज सी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधनों की सूची कौन सी है जिनको फिर से हम बना सकते हैं? ठीक है, नवीकरणीय, फिर से जिन संसाधनों को हम बना सकते हैं। पेट्रोलियम, भूतापीय पवन, बायोमास, भूतापीय और जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन, बायोमास और जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा। नंबर 4 का आंसर फटाफट करिए।
बबीता जी नमस्ते। और आंसर हमारे फटाफट आने लगे। सभी पार्टिसिपेट करिए, गलत हो या सही पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है सी एंड डी में। दीपक जी ने कहा है वाटर कैसा रिसोर्स है। यहाँ वाटर की बात ही नहीं आई है, जल विद्युत की बात है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें जल विद्युत की बात कही गई है, वाटर की बात नहीं कही गई है। ये सब कंफ्यूजन आप लोगों को आएगा, ठीक है। और वाटर जो है वो रिन्यूएबल है, अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लें, अगर ओनली वाटर है तो। यहाँ लेकिन जल विद्युत की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आपका आएगा दैट इज डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी डी आंसर किया है उनके मार्क्स बढ़ गए हैं, जिनका सी आंसर है उनके 1 मार्क कट गए हैं। देखिए जल विद्युत, सौर, पवन ऊर्जा, ये सारे जो हैं नवीकरणीय हैं, फिर से बन जाते हैं। जल विद्युत पानी से रोटेट होकर के जो विद्युत बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, हाइड्रो पावर भी कहते हैं, वो। सोलार हमें एवरीडे मिलता है। सन का जो लाइट है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सन बोलता है कि नहीं भाई आज मैं रोशनी नहीं दे रहा हूँ, एवरीडे हमको मिलता है। इवन जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जब बरसात के दिन आते हैं, जब बादल छाए होते हैं, फिर भी उन बादलों के बीच से थोड़ी बहुत जो रोशनी आती है उससे भी वो सोलर पैनल जो हैं वो चार्ज हो जाते हैं। कम चार्ज होते हैं बट होते हैं। और पवन ऊर्जा आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े पंखे से लगे हुए होते हैं, तो उनसे भी कंटिन्यू हवा जो है वो मिलती रहती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी जो है वो जनरेट होती रहती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये नवीकरणीय हैं, रिन्यूएबल हैं, फिर से बन सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो जिन्होंने सी आंसर किया था उनके लिए मैं क्लियर कर दिया है ये वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ किसकी बात की गई है, सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस कचरे की बात की गई है। और ठोस कचरे का कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। कैसे विघटित हो जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। पानी के प्रवाह से, मिट्टी के कणों द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। लैंड जो है वो रिन्यूएबल है, क्योंकि खेती के लिए हम लैंड जब यूज़ करते हैं तो उसको हम फिर से फर्टिलाइज करते हैं और उसको फिर से खेती के योग्य बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि वो हमारे पास लिमिटेड है, वो ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन को अलग से कहीं बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जो है उसको हम फिर से यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब अगर कोई बंजर ज़मीन भी है तो उसको हम अपने यूज़ में, ऐसा नहीं है कि अलग से और नया खेत हम जोड़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता। होता कब है, जब लोग किसी जलाशय को, पॉन्ड वगैरह को भर देते हैं तो भी वहाँ पे रिन्यूएबल का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है कि उसको आप फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स ही है, तो मोस्टली क्या हो गया कि वो नॉन रिन्यूएबल में ही उसको लिया जाएगा। बट रिन्यूएबल अगर हम उसको करना है तो यही कर सकते हैं कि एक पोखर है उसको हमने भर दिया तो वो हमारे पास अब ज़मीन का एक टुकड़ा बन गया, या कोई खेती वाली ज़मीन है उसको हमने ओके कर लिया तो वो। लेकिन रेगुलर हमको वो कहीं से बढ़ती हुई नहीं मिलेगी, नया नया नहीं मिल पाएगा हमको ज़मीन, ठीक है। तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर पा रहे हैं हम, ठीक है, नया नहीं बन पा रहा है। लेकिन तो इसमें मोस्टली आंसर जो हैं वो डी हैं। सीमा जी ने सी और डी दोनों लिखा है, ऐसा कैसे? तो इसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन्होंने सी लिखा है, डी लिखा है, अच्छा बी भी लिखा है, ओके। हाँ तो देखिए दीपक जी, आपका थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जैसे जंगल हैं, जंगल को हम रिन्यूएबल में लेंगे, हम फिर से जंगल लगा सकते हैं। ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है ना, उसको हम अलग से और कहाँ से बढ़ा लेंगे ज़मीन को, तो बढ़ा तो नहीं सकते। हाँ हम उसको इस योग्य कहीं कहीं की ज़मीन को बना सकते हैं, लेकिन नया कुछ हम ला नहीं सकते, रिन्यू नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अपने यूज़ के लायक हाँ उसको सही कर सकते हैं, ये बात होती है। तो ठोस कचरे का देखिए कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। किसके कारण होगा वो आपको बता देते हैं, वो होगा
सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। ये इसका आंसर जो है दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। हाँ हाँ दीपक जी, अभी सही आप बोल रहे हैं कि नया नहीं बन रहा है, लेकिन रिन्यूएबल हो जाए, मतलब उसको हम फिर से एक यूज़ करने लायक बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा और हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास लिमिटेड रूप में वो है। ठीक है, पानी क्या होता है कि बारिश के द्वारा हमारे पास फिर से आ जाता है। हमने पानी गंदा कर दिया, वापस वो वेपर बन के हमारे पास वापस आ जाता है, तो ये रिन्यू हो रहा है, एक सर्कल चल रहा है। लेकिन लैंड में कोई ऐसा हमारे पास वाटर साइकिल जैसा कोई साइकिल नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा कैसे होगा, देखिए ठोस कचरे जैसे हम सब्जी के छिलके आदि फेंकते हैं, ठीक है, खाने की कोई चीज़ें फेंकते हैं, तो वो हम ज़मीन में डाल देते हैं, वो ठोस कचरा हुआ। तो वो क्या होगा, एक समय के बाद सड़ता है, उसी को कहा जाता है डीकम्पोज होना, विघटित होना। वो सड़ता क्यों है, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उसमें, और वो क्या कर देते हैं, उसको खा लेते हैं और डिकम्पोज करने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सिक्स का आंसर कीजिए और अपने आंसर्स बिल्कुल ईमानदारी से लिख के रखिएगा कि कितने कितने सही हुए, 20 में से आपके कितने सही हुए, और कल से मैं टाइमर ज़रूर लगा लूँगी। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 1970। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और ये 1970 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़े डेट्स वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है, हम याद करते हैं फिर भी कई चीज़ें कई दफ़ा भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड in 1973 to save the evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, India from being flooded by hydroelectrical project? केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को बचाने के लिए 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा शुरू किया गया था? जल विद्युत परियोजना की बाढ़ से भारत, मतलब ये एक जल विद्युत परियोजना भी चल रही थी और एक वनों को बचाने का जो मुहिम है वो भी चल रही थी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपस में साथ में जुड़े हुए हैं, इसको आपको बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं। 7 का आंसर करिए। और जल विद्युत परियोजना के साथ उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने का मुहिम, ये एक साथ कैसे चल रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी। इसमें पहला है चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, आपिको मूवमेंट और जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए, आंसर गलत होने का टेंशन कोई मत लीजिए, याद रखने का चिंता करिए कि आपको याद कैसे रहेगा। मैं इसलिए एग्जाम्पल्स आप लोगों को साथ साथ कुछ कहानी के माध्यम से और ज़रूर बताती हूँ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताऊं कि राइट आंसर किसी ने नहीं दिया है, और इसका राइट आंसर है साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट भी मिला था, उष्णकटिबंधीय वन, ये है सदाबहार, वनों के बारे में था ये, है ना, किसी वैली की बात हो रही होगी जहाँ वन है, तो ये आप लोगों को इसमें था। और एक और इसमें योजना की बात की गई है
जल विद्युत परियोजना। ओके, आई विल चेक, है ना। 6 वाला जो आप कह रहे हैं मैं चेक करूंगी। वैसे मैंने चेक करके डाला था क्योंकि मैं भी इसमें 1970 ही देख रही थी, बट लागू किया है जिस साल में वो 1970 बता रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि लागू कब किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने भी देखा है, तो ये 1970 और 72 में थोड़ा सा डाउट था, पर लागू कब किया गया है ये जब मैंने चेक किया तो 72 ही बता रहा है उसमें। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार और चेक करके आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो है, देखिए केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को बचाने के लिए 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा शुरू किया था। और जल विद्युत परियोजना भी चल रही थी, वो भी भारत में, वो एक प्रॉब्लम का कारण था। क्यों, ये देखिए प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जहाँ जल विद्युत परियोजना शुरू होती है, इसके बारे में छोटा सा जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ कि जल विद्युत परियोजना जहाँ चालू होती है वहाँ पे जो प्लांट्स, ओके श्योर हैं आप, ओके ओके ठीक है, ठीक है, तो उसको आप लोग राइट करिए और मैं उसको करेक्ट करके आप लोगों को कल आप लोगों को कंफर्म मैं बता देती हूँ। अभी तो क्लासेस हमारी चल रही हैं, बट मैंने भी इसको देखा था क्योंकि मेरा आंसर भी 1970 था। ठीक है, और फिर मैंने चेक किया था इसे, तो 1972 ही मुझे शो कर रहा था। ठीक है, मैं एक बार और चेक करती हूँ। ओके ओके फाइन, हाँ जी बुक में तो यही दिया हुआ है, बट मैंने गूगल पे फिर सर्च किया क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था इस चीज़ के लिए। बुक में बच्चों की बुक में भी दिया हुआ है, 1972 ही दिया हुआ है, यस। हम्म, तो वो कुछ लागू होने का और वो उसको बनाने का ऐसा कुछ ईयर का प्रॉब्लम है। तो लागू के लिए जब मैंने देखा तो 1972 ही दिखा रहा था, क्योंकि बन जाते हैं कई नियम पहले से, जैसे कोई चीज़ है ना वो पहले से बन जाते हैं फिर उनको लागू बाद में किया जाता है, तो वो आगे पीछे कुछ हो रहा था साल। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ और कल ये सेम क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए एक बार और लेकर के आऊँगी, बिल्कुल अच्छे से कंफर्म करके। ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो उसको हम कल करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर सही किए हैं तो इसको सही में ही गिनिए अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं जो जल विद्युत परियोजना जहाँ पे भी तैयार की जाती है, जहाँ प्लांट डाला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहाँ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके लिए पानी बहुत सारा चाहिए होता है। डैम्स बनाए जाते हैं, रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, और इन रिजर्वर्स में से क्या होता है कि जो पानी जमा होता है तो वो बनाए जाते हैं डैम, इस कारण से वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी जमा होने लगता है और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है जो जगह निचले जगहों पे होते हैं। और चूंकि ये एक वैली है, उष्णकटिबंधीय वन है, साइलेंट वैली मूवमेंट है ना, तो ये एक वैली है, मतलब ये तराई क्षेत्रों में होगी, गहरे जो जगह होंगे वहाँ पे ये है। तो वहाँ पे क्या होने लगा, पानी का जमाव होने लगा, जिसके कारण क्या होने लगा, बाढ़ जैसी स्थिति होने लगी। और लोगों का रहने का भी वो जगह था, वहाँ लोग रहते भी थे, तो जिसके कारण लोग इसका विरोध करने लगे और इसको बचाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि नहीं, यहाँ पे आप ये जल विद्युत परियोजना जो है इसको नहीं शुरू करेंगे। इसको अगर शुरू करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि हमारा जो ये जंगल है ये नष्ट हो जाएगा और जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे मरने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक लायन टेल मकाऊ जो है एक तरह का प्राणी होता है, वो बहुत सारे थे, तो उनके मरने की स्थिति आ जाएगी। तो ये कारण था कि वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो 6th क्वेश्चन है उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार और कंफर्म करके आपको बिल्कुल राइट आंसर बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी। तो 8 नंबर देख लेते हैं, बाघ निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। द टाइगर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो थार के रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी, नामधापा या सुंदरबन। बहुत इजी आंसर है, ये भी क्लासेस में दिया हुआ है बच्चों के।
राइट आंसर तो आ रहे हैं, वेरी गुड। मेरी जो टीम है बहुत पक्की हो गई है, वेरी नाइस। और बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप सभी का, कॉन्ग्रेट्स ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो राइट आंसर है सुंदरवन, क्योंकि टाइगर्स का जो है संख्या बहुत कम होने लगा था, और मतलब उनकी स्थिति ये हो गई थी, लगभग वो लुप्त स्थिति में आ गए थे जो टाइगर्स थे। तो इसलिए जो है टाइगरों की जो लुप्त होने की कगार से बचाने के लिए एक रिज़र्व तैयार किया गया। मैंने कल आप लोगों को बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में भी जो पिछली क्लास थी उसकी में बताया था कि किस तरह से बायोस्फीयर जो रिज़र्व है वो बनाया जाता है, और उसमें किस किस तरह के 3 सर्कल पाए जाते हैं। तो उसमें यही होता है कि रिसर्च भी किया जाता है, और उनके जो रक्षण का कार्य होता है, संरक्षण का जो कार्य होता है वो भी किया जाता है। दैट इज़ राइट आंसर, वेरी गुड। रोहित जी आप क्या पूछना चाहते हैं? माही जी क्या सब होता है मीन्स, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लायंस आर फाउंड इन, मोस्टली जो शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, बक्सा फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब, इसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी पिछली क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि सुंदरवन जो है वो टाइगर रिजर्व है, तो ये गलती कैसे कर रहे हो आप लोग? ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लायन आर फाउंड इन, शेर कहाँ पाए जाते हैं, बाघ की बात नहीं की जा रही है। लायन और टाइगर में अंतर होता है ना, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, गलती मत करिए। बाघ होते हैं जिसपे स्ट्राइप्स होती हैं, और लायन होते हैं जिनके वो झबरीले से चेहरे पे बाल होते हैं, जो जंगल का राजा होता है वो। दोनों में अंतर है। अब कुछ राइट आंसर आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। गिर फॉरेस्ट, लायंस के लिए क्या है, ये प्रोटेक्शन किया जाता है गिर जो फॉरेस्ट है वहां पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और टाइगर के लिए हमेशा याद रखिएगा सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन हो गया आपका टाइगर के लिए, और लायन के लिए आपका गिर फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया एक और क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू पार्क। नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण से जुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, रणथंभौर, कार्बेट मतलब कार्बेट नेशनल पार्क जो है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा। बहुत फेमस है ये भी, ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए ये भी। हाँ जी, तो ये आंसर जो है आप लोग के बिल्कुल सही आ रहे हैं। राइट आंसर इज काजीरंगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास। और राइट आंसर सब लगभग लोग राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जिनका आंसर गलत है कोई बात नहीं, याद रख लीजिए,
है ना, गलतियों से सीखते हैं। देखिए हो सकता है मुझसे भी एक गलती हुई है जिससे मैं भी सीखूं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब मैं खुद सॉल्व करती हूँ तो मैं कई बार गलत होती हूँ, है ना। और हम इतने सारे पीपीटीज बनाते हैं कि कई बार हमारे आंसर जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारी हर चीज़ सही ही हो। और अगर आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स फॉर देट। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ यूज इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के परिमाण को मापने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। फटाफट बताइए, ये भी बहुत इजी है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, मतलब 4-5 क्वेश्चन इजी वाले भी ज़रूर आएंगे। तो इसमें तो बिल्कुल भी गलतियां मत करिएगा, ये बहुत ही इजी है और इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। ये नंबर हमारे ख़राब नहीं होने चाहिए। 11th नंबर का आंसर करिए। सिस्मोमीटर कई लोगों ने लिखा है। तो देखिए इसमें भूकंप का जो परिमाण नापने के लिए सिस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ एक आध लोगों की गलती हुई है, लेकिन बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्हों की गलती हो गई वो सुधार लेंगे अपनी गलती। सिस्मोमीटर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो है, कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रॉ, लीव्स और ग्रासेस इन इज नोन एज। मिट्टी की सतह को पुआल, पत्तियों या घास से ढकना कहलाता है। अगर हम एक पौधे हैं, कोई भी तरह के पौधे हैं, उसको, उसकी जो जड़ें हैं उसको घास से, पत्तियों से या पुआल से ढक देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लीचिंग, मल्चिंग, टेरेसिंग और क्रॉप रेशियो। ठीक है, फसल का चक्रण, सीढ़ीदार, मल्चिंग या निक्षालन। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। 12th का आंसर करेंगे। ये अक्सर हम गर्मियों में करते हैं ताकि जो पौधे की जड़ें हैं उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और पानी जल्दी से सूख ना जाए, पानी काफ़ी समय तक उस पौधे में बना रहे। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है कि उसकी जड़ों को, किसी भी पौधे को जड़ों को उसके क्या कर दिया जाता है, पत्तियों से या स्ट्रॉ से, ग्रास, सूखी घास से उनको ढक दिया जाता है। तो इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है मल्चिंग। बिल्कुल सही आंसर है मल्चिंग। ये मल्चिंग इसीलिए की जाती है कि जो पौधों की जड़ें हैं उसमें से पानी जल्दी ना सूख जाए। गर्मियों के दिनों में खासकर ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मल्चिंग। अ डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। एक रोग जो जल प्रदूषण से नहीं होता। जॉन्डिस, कॉलेरा, एड्स, डिसेंट्री, पीलिया, हैजा, एड्स और पेचिश। इसके आंसर आने शुरू हो गए
और इसका राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। रेड पांडा, अ हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज, इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? लाल पांडा एक अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजाति भारत के किस भाग में पाई जाती है? कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय रीजन ट्रांस हिमालय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज उत्तर पूर्वी हिमालय में, तराई रीजन मतलब तराई क्षेत्र जो ढलान पर होती है। और ट्रांस मतलब जहां दो क्षेत्र जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है, दो तरह के क्षेत्र वहां पे मिल जाते हैं। वेरी गुड, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वेरी नाइस, नाइस क्लास। बहुत खुशी लगती है जब आंसर सबके सही आने लगते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब टाइम आ गया है अपने लिए क्लैपिंग करने का, तो बिल्कुल अपने लिए जोरदार क्लैपिंग सब एक बार कर दीजिए फटाफट से, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइए, फटाफट एक क्लैपिंग कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब के लिए, सब एक दूसरे के लिए एक क्लैपिंग करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपना पेपर बिल्कुल, मेरे पेपर में ना बिल्कुल फुल मार्क्स लेकर के आइएगा, एक भी नंबर मत कटाइएगा, क्योंकि ये सबसे मुझे लगता है कि इजी जो है ना ये ईवीएस ही है, सबसे इजी यही लगता है मुझे। तो इसमें बिल्कुल भी नंबर मत कटाइएगा, बहुत अच्छे से पेपर आप लोग दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस क्लास। अच्छा, कुछ लोगों ने स्टार भी दिया है, वेरी नाइस। हाँ, स्टार भी देना बनता है बिल्कुल, क्योंकि हम अच्छा पढ़ रहे हैं तो स्टार देना तो बनता ही है। वेरी गुड, बहुत ओबीडियंट क्लास है, मेरे एकदम तुरंत कहना मानते हैं, इतने अच्छे बच्चे मेरे क्लास के, नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बहुत अच्छा माहौल है हमारे क्लास का, और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इस क्लास के थ्रू कि इतने अच्छे आप लोग हैं, सभी इतने जेंटल हैं। नहीं तो कई क्लासेस में मैं देखती हूँ कि टीचरों से भी इस तरह से बात करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन आप लोग इतना मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस क्लास में। अच्छा, स्टार मैं दूंगी, मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है, मैं लास्ट में दूंगी, अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तब, ठीक है, लास्ट में स्टार देने का काम मेरा रहेगा, और आप लोग लाइक करने का काम आप लोगों का रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्लैपिंग अपने लिए कर ली, लाइक तो मेरे लिए करिएगा ना, स्टार मैं आप लोगों को फिर दे दूंगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास, आगे बढ़ते हैं। एशियन एलिफेंट इज नाउ एंडेंजर्ड बिकॉज इट इज़ बीइंग किल्ड फॉर। एशियाई हाथी अब संकटग्रस्त हैं क्योंकि इसे क्या किया जा रहा है? स्किन के लिए मारा जा रहा है, मस्क के लिए मारा जा रहा है, आइवरी के लिए, या फर के लिए। एक बार और क्वेश्चन वाला मैंने आप लोगों को कराया है, लेकिन उसमें जैसे आइवरी की जगह जो है टस्क लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को दोबारा लिया है। कभी कभी जो है वो चेंज भी कर दिया जा रहा है वर्ड। त्वचा के लिए, कस्तूरी के लिए, हाथी दांत के लिए, या फिर फर के लिए मारा जा रहा है। बहुत इजी आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही जो वर्ड है उसको कई बार अलग अलग उसके जो पर्यायवाची हैं उनको ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हाथी दांत को टस्क भी कहा जाता है और आइवरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर तो होना ही था, क्योंकि हाथी के फर तो होते नहीं हैं। और कस्तूरी के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन कि हिरण में कस्तूरी पाई जाती है, एक तरह की कस्तूरी मृग होती है जिसको कि इंग्लिश में मस्क डियर कहा जाता है, ठीक है। और स्किन के लिए तो बहुत सारे आप लोगों को पता होंगे, सबसे पहले तो स्नेक आपको पता है कि स्किन के लिए मारा जाता है। तो और फर के लिए बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको मार दिया जाता है। फर मतलब वो जो रैबिट आपने देखा होगा, रैबिट के जो फर वाले बाल होते हैं उसके लिए कई बार उनको मारा जाता है, ठीक है। तो जिनके फर होते हैं, फरी होते हैं शरीर,
ठीक, जैसे टेडी बियर वगैरह आप देखे होंगे ना, फर लगे हुए होते हैं, वो तो खैर सिंथेटिक होते हैं, पर कई जगह जो टोपियाँ वगैरह बनती है ठंडे प्रदेशों में, वो वहाँ के स्थानीय जो जानवर होते हैं उनके फरों से बनाई जाती है, तो उन जानवरों को भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है डीकम्पोजर में, प्रोड्यूसर में, उपभोक्ता में या शीर्ष उपभोक्ता में। सिक्सटीन्थ का आंसर करेंगे सभी। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, सी एंड डी में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने सही आंसर किया है और अच्छा डी भी आंसर आ रहे हैं, ओके। तो इसमें देखिए आंसर आप लोगों को मैं बता देती हूँ। जो प्रोड्यूसर है दैट इज़ द राइट आंसर। प्रोड्यूसर कौन होगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में ही हमेशा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए। ठीक है, वहीं से शुरुआत होती है एक खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, और एक डेट्राइट खाद्य श्रृंखला मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे क्या होता है, जो डिकम्पोजर होते हैं वहाँ से वो वाली खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। दो तरह के मैंने आपको बताए थे, कंफ्यूज करने के लिए वो डेट्राइट वाला भी पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम खाद्य श्रृंखला जो है वो देखते हैं कि पेड़ पौधों से शुरू होती है। तो सबसे पहला कौन रहा उसमें, प्रोड्यूसर रहा, पेड़ पौधे रहे। फिर आपका आता है उपभोक्ता या कंज्यूमर, जो कि उस पेड़ पौधे को खाता है, और फिर उसके बाद जो है और उसको खाने वाले और अलग अलग जानवर आ जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो जानवरों में तो होगी नहीं, तो पेड़ पौधों में ही होगी, इसलिए प्रोड्यूसर इसका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, डेट्राइट्स मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लासेस में बताया था कि डेट्राइट्स एक आपका फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, जो कि आपकी प्रोड्यूसर से शुरू ना हो करके जो मृत पत्ते होते हैं और जो सड़े गले चीज़ होते हैं जिनमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है और फिर उसमें पौधों का निकलना शुरू होता है। फिर वो पौधों को क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो खाते हैं, और फिर सेकंड कंज्यूमर उसका आता है। इस तरह से आगे चेन चलती है। तो जहाँ डेट्राइट्स लिखा होगा वहाँ आपका जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, जो मरे हुए जानवर हो गए, पत्ते हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से शुरू होती है। ठीक, 3R प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है इसको। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? इसमें सी भी आंसर आ रहे हैं और ए, डी, फिर ए। तो बता दूं कि जिनका आंसर भी ए है वो लोग जीत गए हैं भाई, उनके आंसर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को आप कम कर देते हैं यूज़ करना। जैसे आप प्लास्टिक की चीज़ों के हम सबसे बड़े एग्जांपल लेते हैं। अपशिष्ट हमारे जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हम मैनेज किस तरह से करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप खुद सोचिए एग्जाम्पल, है ना, कि हम सबसे पहले तो उसका यूज़ कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स हैं तो उनको हम प्लांटर जैसे यूज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं उसमें, या दोबारा उसमें कोई चीज़ रख करके, सूखी चीज़ रख के हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत उसमें अगर हम पानी डाल के फिर दोबारा यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। और रिसाइकल अगर वो हो सकता है तो उसको रिसाइकल ज़रूर करें।
ठीक है। तो ये तीनों जो है आर, ये प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं और इसमें गलती मत करिएगा। रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज द राइट आंसर। ओके फाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, हवा को प्रदूषित नहीं करता है। इस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रदूषक नहीं है, उस पे आपको टिक लगाना है। धुआं, CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इजी है, ये भी आप अक्सर ध्यान देते हैं। जो लोग पेड़ पौधे के शौकीन हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा क्या आंसर होगा, क्योंकि खाद भी आती है उससे रिलेटेड। 18 का आंसर करिए। और इसका जो राइट आंसर है, वो जिन्होंने भी सी आंसर किया है, दे ऑल आर राइट। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ये प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसकी एक निश्चित मात्रा में अगर ये रहता है पेड़ पौधों में तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। बाकी सब क्या करते हैं, हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। सल्फर का तो मैंने आप लोग को बताया था, एसिड रेन का कारण है सल्फर। एसिड रेन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा, और एसिड रेन जो है उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है वो राइट हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हैं? हु इज एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट? सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा, राहेल कार्सन, इनमें से कोई नहीं। इसमें है 19 का, इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। जिन्होंने भी गलती करी है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, गलतियां नहीं करनी है आपको ये सब चीज़ों में। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत छोटे में हमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन यही है कि कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो रिवाइज इसको ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉमन क्वेश्चन भी लिए हैं। मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट के साथ कुछ कॉमन क्वेश्चन हम क्या होता है कई बार ही भूल जाते हैं, पढ़े रहते हैं बट याद नहीं आता है कुछ चीज़ें। मुझे ज़्यादातर होता है कि जैसे जो ईयर्स होते हैं ना वो मुझे याद नहीं रहते हैं, मैं मिक्सअप होती हूँ बहुत ज़्यादा ईयर्स में, कि ये कौन से ईयर में था, वो कौन से ईयर में था, तो ये कन्फ्यूज़न मुझे बहुत होता है। तो इस तरह से आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो जो चिपको मूवमेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और साइलेंट वैली जो है, ये जो है एक राष्ट्रीय उद्यान फिर घोषित किया गया। मैंने साइलेंट वैली के बारे में आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में एक मूवमेंट चलाई गई थी, और ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरी कहानी बताई कि वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो उन्होंने क्रिएट करना चाहा था, वो प्लांट अगर वहाँ क्रिएट होता तो उसके कारण क्या होता, जल जो है बहुत ज़्यादा भर जाता रिजर्वर के थ्रू, डैम वगैरह वहाँ बनाते तो बहुत से निचले क्षेत्र जो हैं, जो वैली थी ना, निचला क्षेत्र था, वो पानी से भर जाता। तो इस कारण से उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। तो ये किस सन में किया गया? वेरी गुड, राइट आंसर आप लोग के इसमें भी आ रहे हैं कई लोगों के, और बहुत अच्छी बात है। इसका जो राइट आंसर है वो 1984 है, और बिल्कुल क्लियर है ये 1984, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन इसके साथ और जोड़ देते हैं कि ये जो साइलेंट वैली जो है ये राष्ट्रीय उद्यान तो घोषित किया गया था, तो किन्होंने मतलब किनके द्वारा ये किया गया था, ये कार्य किनके नेतृत्व में हुआ था, वो कौन प्रधानमंत्री उस समय थे, क्या आप बता सकते हैं? जो ईयर देख लेंगे अच्छे से ध्यान से उनको समझ में आ जाएगा कि किनके नेतृत्व में ये हुआ, कौन वहाँ पे तब मंत्री थे। इट्स ओके दीपक जी, बट आपका परफॉर्मेंस आज बेस्ट था। मैंने देखा कि आपने बहुत सारे सही आंसर किए हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी किया है और बहुत अच्छा आपका रहा आज क्लास। नाइस। तो कोई बता सकता है कि ये साइलेंट वैली जो है 1984 में तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, किनके द्वारा, उनका नाम कोई बता सकता है, उन मिनिस्टर का? तो उनका जो नाम है, हाँ जी सीमा जी ने बता दिया। वेरी गुड, सीमा जी को तो स्टार मिलेगा मेरी तरफ से। वेरी गुड, एक स्टार तो अभी दे ही देते हैं आप सभी के लिए। और बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहा। ये आप सभी के लिए कमेंट है मेरी तरफ से आज। और कल भी बिल्कुल टाइम से आ जाइएगा क्लास में, ठीक है। आप लोगों के लिए स्टार नहीं बल्कि आप लोग सभी खुद ही स्टार्स हैं और बहुत अच्छा आप लोगों ने आज पार्टिसिपेशन दिखाया क्लास में। थैंक्स टू ऑल। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो कुछ नए लोग हमारे साथ हैं जुड़ते हैं। अच्छा आंसर का मैंने यहाँ पे आंसर की भी आप लोग को दे दी है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। और अगर करेक्शन हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा था, उसको मैं कल आप लोगों के लिए एक बार फिर लेके आऊँगी और अगर करेक्शन होगा तो मैं इसमें करेक्शन भी आप लोगों का कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हम 6 वाले को कल एक बार और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हम डिस्कशन रखेंगे और जो भी उसमें कम जाता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल बिल्कुल टाइम से जुड़ जाइएगा मेरे साथ। और देखिए आगे जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। जो जो हमारे चैनल पर क्लासेस होती हैं सारी वीडियोस आपको दिखेंगी। और पर्टिकुलर अगर आप ईवीएस की, साइंस की, हिंदी की जो भी आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फिर प्लेलिस्ट में आपको वो पर्टिकुलर वीडियो उस सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्लास को, जो पिछली क्लासेज है जो आपने मिस कर दी है उसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ें याद रहेंगी। छोटे छोटे लाइव वीडियोस बना के मैं डालती हूँ, हमारे शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैं कुछ वीडियोस डालती हूँ जो कि आप रिलेटेड टू आपके सीटेट हैं, ठीक है। तो वो मैंने अभी शुरू किया है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको वो वीडियोस देखने मिलेंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिए। बहुत मेहनत होती है इनके पीछे और बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक्स टू ऑल और कल मिलते हैं फिर हम, ठीक है।